अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। क्योंकि ज़ख़म हम सब के ताज़ा हैं तो प्रोग्राम का आगाज़ क्रिकेट से ही करेंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है, जितना नुकसान पाकिस्तान को क्रिकेट ने पहुंचाया किसी और खेल ने नहीं पहुंचाया। क्रिकेट वो खेल है जिसने स्क्वॉश का कत्लेआम किया, क्रिकेट वो खेल है जिसने हॉकी का कत्लेआम किया, क्रिकेट वो खेल है जिसने स्नूकर का कत्लेआम किया, क्रिकेट वो खेल है जिसने पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों का कत्लेआम किया। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप सोच रहे होंगे शायद मैं मैच हारने के गम में ये कह रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं ये बात काफी वक्त से कहता आया हूं कि हमें जितना क्रिकेट ने नुकसान पहुंचाया किसी और ने नहीं पहुंचाया। इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के पैकेजेस हैं। जो कैटेगरी ए का पैकेज है उसको मिलते हैं 50 से 70 लाख रुपए महीना, और कैटेगरी बी का जो पैकेज है उसे मिलते हैं 30 से 45 लाख रुपए महीना, और कैटेगरी सी और डी को मिलते हैं 15 से 25 लाख रुपए महीना। इसके अलावा साबुन हो, शैम्पू हो, कपड़े धोने का डिटर्जेंट हो, सारी एडें भी इन्हीं खिलाड़ियों को मिलती हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों को और किसी खिलाड़ी को मिलती नहीं है। और अगर आप दूसरे खिलाड़ियों का हाल उठाकर देखें तो आप की आंखें अश्कबार हो जाएंगी कि एक तरफ आप इतना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं क्रिकेट के ऊपर और बाकी खिलाड़ी 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं। क्यों मैं कह रहा हूं कत्लेआम किया? आपको ये याद रहना चाहिए 30 साल तक हम पाकिस्तान दुनिया में स्क्वॉश के कोर्ट के अंदर वर्ल्ड चैंपियन थे। जहांगीर खान साहब ये मुझे इंटरव्यू में कह चुके हैं कि दुनिया की स्क्वॉश एसोसिएशन उनको सदर बनाने को तैयार है, पाकिस्तान की एसोसिएशन बनाने को तैयार नहीं है। पॉलिटिक्स, खेल के अंदर सियासत ने खेल को वैसे ही तबाह किया, और क्रिकेट के अंदर जहां सारी हमारी दौलत लगी हुई थी उसके अंदर भी सियासत आ गई, वो भी तबाह हो गई। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि हम हॉकी में भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए आज क्वालिफाई करना मुश्किल है हमारे लिए। इज दैट एम्बैरेसिंग इनफ और नॉट? सैडली वजह क्या है? वजह पे आना जरूरी है। वजह यह है कि अगर हम एक टूर्नामेंट ले लें जो बड़ा मशहूर क्रिकेट का चल रहा है, अभी होने भी वाला है, तो उस पे ही कॉर्पोरेट फंडिंग 500-600 करोड़ रुपए चली जाती है। फिर वर्ल्ड कप्स आते हैं तो इनके ऊपर जो एडें लगती हैं उसके ऊपर 200-300 करोड़ रुपए लग जाते हैं। हर चैनल पे ट्रांसमिशन होती है, हर जगह बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती हैं। क्रिकेट 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 एक गुलामों का खेल है जहां जेंटलमैन बैटिंग और बॉलिंग करते थे और गुलाम फील्डिंग करते थे। इसके ऊपर हमने इंडिया में फिल्में बनते हुए देखी हैं। हमने बदकिस्मती से इसकी ऐसी गुलामी की कि आज हम गुलाम बन गए हैं पूरे खेल के मैदान में। एक ही ओलंपिक का मेडल आता है अरशद नदीम के हाथों, कोई और ओलंपियन हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है कि हमने क्यों अपनी सारी स्पोर्ट्स की फंडिंग, कॉर्पोरेट फंडिंग जो हम खिलाड़ियों पे, खेलों पे लगाते हैं, सब की सब हमने क्रिकेट पे लगा दी। क्यों प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बाद चेयरमैन पीसीबी का ओहदा सबसे ज्यादा लुक्रेटिव समझा जाता है? क्यों हमने खेल के अंदर सियासत आम कर दी है? खैर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा आज के प्रोग्राम में हम इसकी और बात करेंगे कि क्रिकेट ने पूरे पाकिस्तान के खेलों का जनाजा निकाला और कल के मैच में हमने क्रिकेट का जनाजा फिर से निकलते हुए देखा। इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू होगी। इमरान खान साहब के हवाले से बात करूंगा आज के प्रोग्राम में। उनका तिब्बी मायना अडियाला में हो गया है। अच्छी खबर यह है कि 70% उनकी बीनाई हो चुकी है, जो पहले 15% थी। राइट आई की सारी ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स की टीम गई, उन्होंने अडियाला में उनका मुआयना किया, उनकी ट्रीटमेंट की, जो प्रॉपर इंजेक्शन लगानी चाहिए थी वो लगाई गई, और उसके बाद 70% उनकी आई साइट, राइट आई की वापस आ गई है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में माशी हालात, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की आमद है, दुनिया भर में रमज़ान में सेल्स लग जाती हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि हम मिन हैसल कौम इतनी अच्छी कौम है कि रमज़ान के आते ही हर चीज़ महंगी हो जाती है, और कौम को वैसे ही वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल महंगा करके तोहफा दे ही दिया है कि रमज़ान आ ही रहा है, महंगाई हो ही रही है, तो ये लो महंगा कर दो पेट्रोल को भी। क्योंकि जाहिर बात है जब इस गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है तो कोई पीछे क्यों रहे? सबको कमाने का शौक है, हर किसी को अपने पेट की परवाह है, किसी और के पेट की नहीं। मैं वही कहता हूं कि जब तक हम कुरान पाक की तफसीर नहीं पढ़ेंगे, अपने मजहब को समझेंगे नहीं, तब तक शायद मुसलमान बनना हमारे लिए मुश्किल है। गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ बड़ा कमाल पैनल ऑफ गेस्ट इस वक्त मौजूद है। मैं थैंक यू अदा करूंगा, शुक्रिया भाई अदा करूंगा सारे मेहमानों का। अली गौर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। अली गौर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हुजूर। महमूद मौलवी साहब किसी सितारों के मोहताज नहीं है, सीनियर पॉलिटिशियन है। महमूद मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कादर खान मंदोखेल साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अस्सलाम वालेकुम मंदोखेल साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरी आवाज़ बढ़ाइए, मंदोखेल साहब को आवाज़ कम आ रही है। आयशा बानो साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। महमूद मौलवी साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। महमूद मौलवी साहब, क्रिकेट मैच ने पूरे पाकिस्तान का दिल तोड़ दिया।
मेरी नज़र में क्रिकेट ने पहले ही पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों और खेलों का दिल तोड़ा हुआ है। शायद उनकी बद्दुआएं लगी हैं जो आज हमारे क्रिकेट का ये हाल हो गया है। हम स्कॉश के 30 साल वर्ल्ड चैंपियन, हॉकी के वर्ल्ड चैंपियन, स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन, आज अरशद नदीम एक बंदा है जो ओलंपिक्स में मेडल हमारे लिए लाता है, कोई और नहीं। बहुत अफसोस की सूरत हाल है। वाई हैव वी इन्वेस्टेड कम्प्लीटली इन क्रिकेट? महमूद मौलवी साहब, ये सारे जो पैसे स्पोर्ट्स के लिए निकाले जाते हैं कॉर्पोरेट इदारों से, दूसरे इदारों से, इनको हम इक्वली सारे खेलों पे क्यों नहीं लगा सकते? क्रिकेट खेलने वाला 70 लाख कमा सकता है, किसी के लिए 7 लाख कमाना भी एक खाना भी एक ख्वाब है। महमूद मौलवी साहब, क्या ये जुल्म नहीं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, देखिए मैंने आपका भी तबसरा सुना, बिल्कुल मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। ये वाकई जुल्म है कि हम एक ही चीज़ को लेके चलें जो हमने इसको ब्रांड समझ लिया या अपना ईगो भी समझ लिया, इसको हम लेके चल रहे हैं। और इसकी जो हालत है पिछले मेरे ख्याल से कुछ अरसे से, ख़ास तौर पे कल जो है, देखिए इसमें कई वजूहत है। एक जो मैं कहूँगा, इसके जो है इसको पॉलिटिकलाइज होना नहीं चाहिए। इस पे सियासत जो है ना, देखिए बहुत हो चुकी है। और अब आप ही देखें, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ कि देखें, अगर मोहसिन नकवी साहब जो इसको चेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो चेयर करें जैसे दूसरे ममालिक में भी होता है। चले अगर वो पॉलिटिकल ये चेयरमैनशिप पॉलिटिकल होती है तो उसके नीचे तो कोई प्रोफेशनल को उनके डिप्टी या कुछ हो तो के काम करे। देखिए मैं आपको बताऊं, ईरान में जो है मौलवी मुल्लाओं का जो है कंट्रोल आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हर इदारे का चेयरमैन जो थे वो कोई आलिम या मौलवी होते थे, लेकिन उनके फौरन जो डिप्टी होते थे वो टेक्नोक्रेट होते थे उसी फील्ड के। देखिए अगर फुटबॉल की बात हो और मैं कहूँगा क्रिकेट के वाला हेड करे तो बड़ा अजीब लगता है। एक शख्स मेरे ख्याल उनके अगेंस्ट नहीं, मगर आप ये देखें ना, उनका जो है इस चीज का, उनको क्रिकेट का तो तजुर्बा नहीं है। तो हम इतने रिटायर्ड क्रिकेटर हमारे पास है जो कि प्रोफेशनली भी वेरी साउंड, हम उनको नहीं ले रहे, उनको उनसे राय नहीं लेते हैं। देखिए होता यह है कि हमारे यहाँ इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि लोग राय लेने से उसको इंसल्ट समझते हैं। मैं आपको चाहे इस क्रिकेट में हो चाहे सियासत में भी हो, आपको मैं अभी बताऊं, मेरी 3 रोज कबल जो है शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। वो कहने लगे कि जी लोगों को शर्म आता है मेरे पास आने से राय लेने को, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई का और पिछले 40 साल का मेरा तजुर्बा है, मगर कोई वो हमसे तो बात भी करने नहीं आते। उसी हिसाब से मैं क्रिकेट का ये कहूँगा कि देखें इसको जो है प्रोफेशनल्स के हाथ में दिया जाए और दूसरे जो खेलों को भी जो है सपोर्ट मिलना चाहिए। उसकी वजह कि ये तो अभी देखें, अगर हम क्रिकेट में तो मैं कहूँगा हमारे मतलब फेल होते ही नजर आ रहे हैं ना, तो हम हॉकी हमारी वाकई में जिसको बोलते हैं हमारी नेशनल टीम थी। अभी आपने बात की स्क्वॉश की बात की, देखिए बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ जो कि वो होता था, रेसलिंग होता था। रेसलिंग में हम बहुत कामयाब थे एक जमाने में, जब हम जिसको बोलते जवान थे। तो उस वक्त मैं कहूँगा कि अनोखी और भोलू पहलवान मत के जो साहिबजादे वो होते थे। देखिए बहुत सारी और चीजें हैं। असल में महमूद मौलवी साहब, मसला एक ही है, मसला एक ही है, नेपोटिज्म और पर्ची। जब ये सियासत खेल में आती है तो सियासी पर्चियां भी आती हैं कि ये मेरा बंदा है इसको लगवा दो, ये मेरा खास है इसको लगवा दो। फिर चाहे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, खेलों की तंजीमें हो, रिटायर्ड अफसरान की भरमार हो, लेकिन हम सब खामोश तमाशाई बने बैठे रहेंगे। कौम टैक्स पेयर का पैसा जाया होता रहे। सर देखिए, जब तक आप इतनी हैवी जो है सैलरीज और बजट रखेंगे तो फिर तो सिफारिशें आएंगी ना। अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो सिफारिश नहीं आएगी। जब आप एक को 40 लाख 50 लाख रुपए महीना देंगे तो उसके लिए तो सिफारिशें आएंगी आएंगी। वो रिश्वत लेते हुए पकड़े भी जाएंगे तो बोलेंगे कि हमारी तनख्वाह कम है तो इसलिए हम रिश्वत ले रहे थे, जिस तरह माजी में हो चुका है। आगे बढ़ूंगा, कादिर खान मंदोखेल साहब, आई होप मेरी आवाज आपको बेहतर आ रही हो सर, सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिचेस। मंदोखेल साहब, क्रिकेट ने पाकिस्तान के सारे खेलों का जनाजा निकाल दिया है, आज क्रिकेट का भी जनाजा निकल गया है। आपकी नजर में क्या करना चाहिए? क्रिकेट का खिलाड़ी तो 70 लाख भी कमाता है, नीचे बेचारे छोटे दूसरे खिलाड़ी 70,000 के लिए रोले हुए हैं, 2 वक्त की रोटी से परेशान है। योर व्यूज मंदोखेल साहब। जतोई साहब, मेरे ख्याल में मैं और आप पहले भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा 2-4 महीने पहले, याद होगा आपको? सर बिल्कुल याद है। ये क्रिकेट के खिलाफ हो, ये सट्टेबाजों के खिलाफ हो, जहां जस्टिस कयूम का रिपोर्ट आया था और 3-3 साल 8-8 लाख सजा
ये आपको याद है कि बहुत सारे खिलाड़ियों के खिलाफ सजा की और जुर्माना लगाए। 60 पेज का जस्टिस कयूम का रिपोर्ट था, आपको याद होगा तारीख, ये आपको मैं 15-20 साल पहले फिर ले जाता हूँ या शायद उससे भी ज्यादा। उसके बाद मैंने चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट में, तो सिंध हाई कोर्ट के मोहतरम जनाब जस्टिस साहिबान ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए और मुझ पे 10,000 रुपये जुर्माना लगा दिए कि ये आपको इस्लामाबाद में दाखिल करने चाहिए, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, गोया उनका मतलब ये था। और उसके बाद मैंने अपील दाखिल की है, फिर अपील के बाद फिर जजेस ने मुझे धमकी दी है कि अगर आप ये केस वापस नहीं लेंगे तो हम भारी जुर्माना लगाएंगे। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, लगा लो, मैं पाकिस्तान हूँ और ये सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ये इस्लामाबाद ने ठेका नहीं उठाया और वैसे इस्लामाबाद वालों के ऊपर सिंध बोझ है, मैं ये केस नहीं लूंगा। लेकिन उन्हें मजीद जुर्माना तो नहीं लगाया, मगर वो पिटीशन दोबारा अपील भी हमारे डिसमिस किए। इन सट्टेबाजों को, इन सारे अयाश लोगों को आप इसी तरह आयशी कराते रहे और बाकी खेलों के ऊपर आप पाँव रख ले। पाकिस्तान में दूसरा कोई खेल नाम को कोई चीज नहीं है और इन्हीं सट्टेबाजों को, इन्हीं आयश लोगों को आप खिलाते रहो, इसी तरह आपकी बेइज्जती होती रहेगी हिंदुस्तान और दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान का। तो मैं तो इतने कहूंगा। बिल्कुल ठीक सर। आयशा बानो साहिबा, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैडम जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपसे पूछना चाहूंगा, जो क्रिकेट का हमारा हाल है और जो बाकी खेलों का हाल है, हु डू यू होल्ड रिस्पॉन्सिबल? आपकी नजर में सियासत अगर खेल के मैदान में आई है तो उसका खात्मा कैसे किया जाए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आयशा साहिबा। थैंक यू सो मच तलहा, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि मेरे ख्याल से तो चेयरमैन साहब को जो है ना खुद ही रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है कि देखें, आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला एक है पूरी दुनिया में, जहां पर आप कोई भी चीज चलाते हैं तो आप देखते हैं अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई चीज है तो ऐसे बंदा लेकर आते हैं जिसकी थोड़ी बहुत नो हाउ मेडिकल के हवाले से हो। फिर अगर आप स्पोर्ट्स के हवाले से किसी बंदे को लेकर आते हैं तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि नकवी साहब को और क्या चाहिए। उनके तो कहते हैं 5-6 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई वाली बात है। डोंट यू थिंक दैट इनफ इज इनफ? जितना उनके पास है वो उसको मैनेज कर ले। किसी ऐसे बंदे को आगे आना चाहिए जो कि इस चीज को आगे चला सके। दूसरी बात देखें, जिस तरह बात हुई कि मेरिट पे उनके ऊपर क्रिकेट पे, देखिए पूरी दुनिया, अगर आप इंडिया को देखें, हमारे साथ ही आजाद हुआ, वो कितना इन्वेस्ट करते हैं अपने प्लेयर्स पे, वो कितना इन्वेस्ट करते हैं क्रिकेट के ऊपर, हर खेल पे। वो दूसरे खेलों में भी इन्वेस्ट करते हैं, हम तो सिर्फ क्रिकेट में करते हैं जी। वो हर एक चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो तो देखिए वो दे आर आउट ऑफ आवर लीग। बहुत अफसोस की बात है कि मैं ये मेरे मुंह से निकलते हुए वो मुझे शर्मिंदगी हो रही है, बट वो हमारे साथ आजाद हुए हैं और आप देख ले कि उनकी इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई, उनकी इंडस्ट्रीज कहाँ पे पहुंच गई। उनका, हम लोग जब मजाक उड़ाते थे तो हम कहते थे कि इंडियन कपड़ा, अब आप सोच ले कि उनके डिजाइनर्स जो है पाकिस्तान से, अभी ये पिछले दिनों जो इनकी शादियां वादियां हुई, इंडियन डिजाइनर्स के कपड़े वहां से आए गए, बड़ी मशहूर शादी आपको पता है। सो द थिंग इज के ना हमारी ये एक क्रिकेट था वाहिद एक पाकिस्तानी लोगों का एक सहारा, जो कि हम लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान एज एक नेशन हम यूनाइटेड होके तो एक चीज देखते थे और उसमें कोई पार्टी बेस्ड कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि हम एक सारे एक कहते हैं ना एक ऐसा पाकिस्तानी नेशन इस चीज को एंजॉय करते थे। तो अब तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि आप ये मानेंगे कि मैंने क्रिकेट का खोल के मैंने सुना ही नहीं है, बिकॉज आई वॉज 101% श्योर थे कि ये हमारी जी नाके कटनी है दोबारा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं रही। देखिए बात यह कि प्लेयर्स अच्छे होंगे, लेकिन क्या प्लेयर्स को आप उस किस्म की फैसिलिटीज दे रहे हैं? क्या आप प्लेयर्स को किस तरीके से उनकी सिलेक्शन कैसे हो रही है? क्या आप जो क्रिकेट है इटसेल्फ, क्या नए लोगों को आगे लाने दे रहे हैं? क्या नेपोटिज्म दरमियान में इन्वॉल्व नहीं है? क्या इनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग्स हो रही हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया की हम लोग कुछ साल पहले ये माइक हसी उस वक्त मतलब वाज वन ऑफ द प्लेयर, और अब मुझे नहीं पता कि वो ही स्टिल प्लेइंग और नॉट, बट वो उनकी इतनी एक्टिव ट्रेनिंग्स हो रही थी कि हर एक बंदा अपना अलग अलग ट्रेनिंग। क्या हमारी उस लेवल की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं प्लेयर्स के ऊपर? तो देखिए पहले तो मुझे लगता है कि नकवी साहब को खुद शर्म आनी चाहिए और उनको खुद ही रिजाइन दे देना चाहिए। इनफ इज इनफ। पिछले कितने अरसे से वो बैठे हुए हैं और हम रिपीटेडली हारे जा रहे हैं। कोई एक पाकिस्तानी कौम बता दे कि भाई हम लोगों की कहीं पे जाके तो सर हमारा उठा और हम कहे कि जी बड़ा जबरदस्त उन्होंने कोई गेम, हॉकी हमारी अच्छी जा रही थी, वो भी डाउनफॉल। ये वाहिद 2 गेम्स थे जिसमें हम लोग कुछ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं नाम बना रहे थे, उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। हॉकी तो अब कहते हैं ना कि वो काजी मुहिब और वो टाइम के जो टीम्स थी और जिस किस्म के प्लेयर्स थे, अब आप मुझे बता दें आपके किसी पाकिस्तानी को हॉकी के किसी प्लेयर का नाम भी पता है?
बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैडम, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। क्रिकेट ने जनाजा निकाला है सारे खेलों का और आज क्रिकेट का जनाजा निकलते हुए हम देख रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। हुजूर, क्या हम ये कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं सर, कोई कानून साजी पार्लियामेंटेरियंस, कि स्पोर्ट्स को जितना पैसा एलोकेट होता है उसकी सही तरीके से स्क्रूटनी चेकिंग की जाए, कि वो जो बड़े बड़े अफसर आके बैठ जाते हैं जिनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर होती है, लाइफ उनकी तकरीबन कंप्लीट होती है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन और बोर्ड्स के वो सरबराह बन जाते हैं, और फिर सारा पैसा जो खिलाड़ियों के लिए मिलता है वो एसोसिएशन खा जाती है, खिलाड़ी तक कुछ फॉरवर्ड जाता नहीं है। हमारे मुल्क का खिलाड़ी जितने बुरे हाल में आज है, मैं नहीं समझता कभी पहले था। हमें, हमारी हुकूमत को, हमारी मुकन्निना को, मिन हैसुल कौम, हमें सोचना चाहिए कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर और क्यों कर रहे हैं। बाकी खिलाड़ियों ने क्या गुनाह किया है? क्या आपको मालूम है अली गौहर बलोच साहब, बाकी खिलाड़ियों ने क्या गुनाह किया है? देखिए, बात यह है, अगर सही बात मेरिट पे की जाए तो किसी भी चीज में जब रिफॉर्म्स होती हैं वो नीचे से ऊपर नहीं होती, वो ऊपर से नीचे होती हैं। जब आप किसी चीज का बेहतरी का सोचते हैं, जब आप मामलात को, किसी भी मुल्क के मामलात ठीक करना चाहें, चाहे आप दीगर कोई प्राइवेट इदारे हों उनको ठीक करना चाहें, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। जहां तक हार और जीत है वो जाहिर है, वो एक ग्राउंड है, वो एक फील्ड है, उसमें जहां पर कामयाबी है वहां पर नाकामी भी है, जहां पर जश्न होते हैं वहां पर कई दफा शिकस्त भी खानी पड़ती है। तो ये तो एक स्पोर्ट्स का हिस्सा है, लेकिन अगर हम तसलसल के साथ देखें और हमें ये महसूस हो कि जो हमारी क्रिकेट टीम है, जिस तरह से कि अवाम की और लोगों की दिलचस्पी भी उसमें बहुत ज्यादा है। ऑप्शन नहीं दिया आपने, कोई ऑप्शन दिया नहीं, बहुत ज्यादा इसलिए है कि सर मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह क्रिकेट पे प्रोग्राम होते हैं किसी और खेल पे होंगे ही नहीं, पैसा सारा इस पे लगा है सर। मैं यही कहता हूं ना कि जिस तरह से देखें ना, हमारी एथलेटिक्स है, हॉकी, एक जमाने में हमारी हॉकी बहुत अच्छी थी। एक तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जो भी हमारा स्पोर्ट्स का फंड है, जितनी भी हमारे मुल्क की एनुअल एलोकेशन है, ना सिर्फ उसको बढ़ाया जाए बल्कि वो दीगर जो हमारी गेम्स हैं उनके ऊपर भी उसको बराबर तकसीम किया जाए और उन खिलाड़ियों को भी उतने ही मौके मिलने चाहिए जितने के क्रिकेट को मिलते हैं। क्रिकेट के अंदर भी रिफॉर्म्स की जाएं और रिफॉर्म्स के साथ साथ इसमें जो सिलेक्शन का तरीक़ेकार है वो इतना ट्रांसपेरेंट, शफाफ और प्रोफेशनल होना चाहिए कि जिसके बाद ये ना हो, महसूस यही होता है कि यहाँ पर किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। कि साल से देखें आप, चेयरमैन भी कई लगा चुके हैं, कई दफा खिलाड़ियों की भी रिशफलिंग हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद नताइज नहीं आते। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई मसला जरूर है। लिहाजा बिल्कुल बात ठीक है, हमें अपनी बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी तवज्जो करनी चाहिए और क्रिकेट के ऊपर भी रिफॉर्म्स की जरूरत। हम जानते हैं कि डॉक्टर्स की टीम ने इमरान खान का अडयाला जेल के अंदर मुआयना किया है और अच्छी खबर यह आई है कि जिस आंख की बीनाई 15% रह गई थी वो 70% तक आ गई है, जिससे साबित भी हो जाता है कि शायद ये ट्रीटमेंट डिलेड है, पहले मिल जानी चाहिए थी खान साहब को। लेकिन जब शोर मचा, जब फ्रेंड ऑफ कोर्ट को भेजा गया उनसे मुलाकात करने और फिर उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पब्लिक की आंखों में आई और फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और फिर प्रेशर बना और फिर ये टीम गई और फिर आंख की बीनाई को बचाया गया, 70% पे लाया गया। अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा इस दफा। डोंट यू थिंक कि इस खबर के आने के बाद अच्छी खबर है, 70% बीनाई आ गई, लेकिन हुकूमत की लापरवाही, केयरलेसनेस, जेलर साहब की जिनका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया, प्रूव हो गई है, वाज़ेह हो गई है। अली गौहर बलोच साहब, देखिए बात यह है कि जहां तक आप ये कहें कि कोई भी जेल का कैदी हो और उसको जिस कदर भी इलाज की जरूरत हो और जहां तक भी मुमकिन हो, जो हमारे कानून और आइन के मुताबिक, ज़वाबित के मुताबिक जो हमारा इजाज़त देता है उसको अच्छे से अच्छा इलाज मिलना हर कैदी का बुनियादी हक है। और जाहिर है कि बानी पीटीआई खुद भी सजा याफ्ता है। अगर इस चीज़ में ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जाए कि उनको इलाज की सहूलत नहीं दी गई या उससे दूर रखा गया है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी मजीद भी उसके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है और बात हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डे 1 से जो ये मौक़िफ़ आया था कि 85% चली गई है, वो किसी डॉक्टर के पैनल की तरफ से नहीं आया था, वो एक प्रोपोगंडा किया गया था और जिस तरह से इनकी प्रोपोगंडा टीम्स हैं उनकी तरफ से किया गया था। जाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर एक कमीशन बना, मतलब वो पैनल बना डॉक्टर का, उस पैनल ने
अपनी ओपिनियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। उसके बाद जो बातें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि जनाब उनकी 85% तो वाली बात में तो हकीकत नहीं है, लेकिन जाहिर है उनकी आंख का मसला है, उसकी कई वजूहात हो सकती है, आखिर इंसान है, एज फैक्टर भी है, बीमारी लग भी सकती है। तो बहरहाल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उनका इलाज किया जाता है। मैं नहीं समझता कि जब बानी पीटीआई ने जेल के अंदर ये कहा होगा कि मेरी आंख में तकलीफ है तो उसका चेकअप नहीं हुआ और उसके चेकअप के बाद उसका इलाज नहीं हुआ। उन्होंने तकलीफ का इलाज किया, उसके बाद उनको इवन पहले उनका हॉस्पिटल में उधर जेल के अंदर चेकअप हुआ, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर हॉस्पिटल के बाद ट्रीटमेंट शुरू हुई। अल्लाह करेगा मजीद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो मुझे अच्छी तरह से इनके वक्त याद है जब ये लोगों की बीमारियों का तमस्खर उड़ाते रहे हैं, जब ये कलसूम नवाज साहबा की बीमारी का तमस्खुर उड़ाते रहे। नवाज शरीफ साहब पर आज तक ये सर वो आज सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस वायरल हैं कि मरियम नवाज साहबा को इजाजत दी थी, मरियम साहबा को इजाजत दी थी नवाज शरीफ के पास जाने की, उनकी अदालत करने की जब उनकी तबीयत खराब थी। सोशल मीडिया पे वीडियोस बड़ी वायरल चल रही हैं। इसके ऊपर ही महमूद मौलवी साहब, मैं आपकी इस बात पे रिस्पॉन्स करूंगा जल्दी से सर, जल्दी से प्लीज। नहीं, इस पर मैं बात करूंगा, इस पर इस एक सेकंड के लिए मैं बात करूंगा। करें जल्दी करें सर। देखिए बात ये है, बुशरा बीबी साहिबा जेल के अंदर है, उनकी रेगुलर मुलाकातें वहां पर एज यूजुअल जो है वो उनकी होती हैं बानी पीटीआई के साथ। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा उस वक्त जेल में कैद थी और जब उनको सरकारी हॉस्पिटल में नवाज शरीफ साहब को ले जाया गया तो उनको भी साथ वाले कमरे में कैद रखा गया था और बानी पीटीआई ने खुद साइन करके दिए हैं कि मेरा हॉस्पिटल में इलाज किया जाए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। ये प्रोपेगेंडा गलत है कि उनका लेट ट्रीटमेंट हुआ है या उनका ट्रीटमेंट गलत हुआ है, उनको मौका नहीं दिया गया। बुशरा बीबी के साथ उनकी मुलाकातें भी होती है, राब्ता भी होता है। ये इंप्रेशन देना गलत है। इलाज होना चाहिए, बेहतर से बेहतर इलाज होना चाहिए, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक, महमूद मौलवी साहब ये जो बात अभी कर रहे थे हमारे बलोच साहब भी, और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की पुरानी क्लिप्स चला रही है पीटीआई के मीडिया हैंडल्स, उसमें यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जब नवाज शरीफ बीमार थे तो उन्होंने किस तरह दुआएं की थी उनके लिए, सेहत याबी के लिए ट्वीट भी किया था, मरियम साहिबा को उनकी तरफ भेज दिया था। आपकी नज़र में जो ट्रीटमेंट इमरान खान ने उनके साथ किया था, क्या वही ट्रीटमेंट इमरान खान के साथ की जा रही है या उससे बदतर की जा रही है? मौलवी साहब देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ, पहली तो ये कि हेल्थ के ऊपर सियासत होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये देखें, हेल्थ सबका एक प्रायोरिटी होता है और जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि देखें जो भी बेस्ट से बेस्ट इलाज हो वो सारी कैदियों का जो भी हो सबका होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। और एक चीज़ मैं कहूँगा, ये नहीं कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, आप ये देखें कि इनके ऊपर जो कहा गया था कि जी बिल्कुल ये आज से 5 रोज़ पहले बैरिस्टर गौहर भी थे और उनकी बहन भी थी और मेरे ख्याल से जो है महमूद अचकज़ई साहब ने भी बयान दिया था कि जी उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। आप 5 रोज़ पे या 6 रोज़ खबर का बयान ले लें। उस वक्त जब इनको लेके गए थे अस्पताल लेके गए थे, इनकी आंख का ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद जो बयानात आए वो डिफर कर रहे हैं आज के बयानात के साथ। और देखिए, चीज़ों को ये हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। चीज़ें मैं कहूँगा बेहतरी की तरफ जा रही हैं और मैं बड़ी खुशाई में चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। व्हाई डू यू से दिस? उसकी वजह देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें जो है मतलब जो है काम डाउन दोनों तरफ से हो रहा है, हुकूमत के तरफ से भी और पीटीआई के तरफ से भी। आप ये देखें, उनके साहबजादे से 20 मिनट गुफ्तगू हुई, उसके बाद भी आप देखें कोई ऐसा एडवर्स ट्वीट या मैसेज नहीं आया उनके बच्चों की तरफ से। उसके अलावा आप ये देखें, बहुत सी चीज़ें जो है एडवर्स जो आती थी ट्विटर के ऊपर वो भी काम डाउन हुई है। सुहेल आफरीदी साहब का जो नजरिया है वो भी बड़ा काम डाउन है। देखिए, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, तो मैं तो कहूँगा कि देखें इसको हम जो है एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक। और जो है मुफाहमत की जो सियासत हो रही है उसके ऊपर नजर डालें और उसको आगे चलने दें। बिल्कुल। जब भी मुफाहमत की कोई बात आती है और ये आगे बढ़ता है
उसके अंदर कोई ना कोई स्पैनर डाल के इन चीजों को खराब कर देता है। मंदोखेल साहब, आपकी राय जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सोशल मीडिया पे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का भी बयान बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 1.5-2 साल ही हुआ है, जेल में तो ऐसा ही होता है। आपकी राय हुजूर सारे सीन के ऊपर? जतोई साहब, वो एक कहावत है उर्दू का या पश्तो का, वो कहते हैं बड़ी ख्वारी होती है सर्दियों की शामों में, ऐसा तो होता है ऐसे वैसे कामों में। देखिए, आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूं, और आज खबर आ गई है कि 70% आंक काम कर रहा है। और 2 दिन पहले जब उनका वकील सलमान सफदर साहब मुलाकात के लिए गए थे, और आपको याद दिलाता रहूं, जब वो जेल से वापस आ गए 3-3.5 घंटे मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा कि खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 1 घंटे के बाद वो अपनी बात से मुकर गए। फिर जब रिपोर्ट दाखिल की है तो उसमें से 15% आंक रह गया, बाकी आंक गोया जाया हो गया। मैंने उस वक्त भी कल परसों चैनल पे यह सवाल उठाया कि बाबा वो तो मेरी तरह वकील है, उसको क्या पता मेडिकल काम का, नंबर 1 बात। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगर 15% है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन फौरी तौर पे क्यों नहीं लिया? तो फौरी तौर पे उनको अस्पताल से, पिम से या अल-शिफा से या किसी डॉक्टर को बुला के उसको चेक करना चाहिए, नहीं किया। उसके बाद अगर 2-4 बातें आपके सामने, क्यों अभी वो खबर चल रही है अंसार अब्बासी की रिपोर्ट, वो कहते हैं आंक एक बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है, 6/6, और दूसरा 6/9 है, यानी मामूली सा उस पर कमजोरी है, और कोई अस्पताल रेफर करने की भी तजवीज नहीं दी है डॉक्टरों ने। अब ये कौन सी खबर है? आपको थोड़ा सा मैं और पीछे ले जाता हूं। आलिमा बीबी ने बयान दिया था कि खान से क्या चाहिए, क्या लिख के दे दे जो आप खान की जान छोड़े। उससे थोड़ा पहले और ले जाता हूं आपको, आजम स्वाति का बयान कुरान सर पे हाथ रख के मैंने बड़ी कोशिश की है, मेहनत समाजी की है, फलां की सुसर से, फलां के जर्नलिस्ट से, फलां से, उन्होंने मसला हल नहीं हुआ। और फिर अभी 1.5-2 महीने अली गौर बलोच साहब के पार्टी का उज़ैफर रहमान साहब है, जो इस वक्त भी काबीना का हिस्सा है, उन्होंने मेरे साथ एक शो में कहा कि हमने खान साहब को ऑफर की कि आपको मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में भेजते हैं, तो खान साहब ने कहा नहीं, मुझे आप यूरोप या अमेरिका भेज दें। और ये बयान आज भी मौजूद है, इनके अभी इसी काबिनेट की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये स्क्रिप्ट, क्या ये वही स्क्रिप्ट तो नहीं है जहां नवाज शरीफ साहब का स्क्रिप्ट था? क्या ये वसी तरह चीजें तारीख नहीं दोहराई जा रही है कि खान साहब को बाहर भेजने का एक बहाना था? या अंसार अब्बासी की आज की रिपोर्ट के 6/6 और 6/9 अंक है, तो ये 15% से अचानक 30% अंक कैसे हो गए? क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए? क्या पीटीआई और हुकूमत के बीच में या एस्टेब्लिशमेंट के बीच जो वो थी मुज़ाकरात थी, वो कामयाब हो गए? और देखिए, ये तो इसका बड़ी आसान सी बात है, कामयाब होता है तो अंक 95% खुदा न खास्ता नाकारा होगा, और रिपोर्ट भी ये भी कहा जाएगा पाकिस्तान भर में कोई इलाज नहीं है, उसके इलाज सिर्फ बरतानिया और अमेरिका में है। और मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो आंखें 6/6 हो जाएगी, फर्स्ट क्लास रिपोर्ट आ जाएगा। ये सारी स्टोरी है, माजी से थोड़ा सा आप वो देख ले। बिल्कुल ठीक सर। आयशा बानो साहबा, मैं चाहूंगा कि आप रिस्पॉन्ड करें इस बात के ऊपर कि एक दिन में कैसे 15% से 70% तक बीनाई आ गई। हाउ इज इट पॉसिबल? एक बातें जो की जा रही है कि पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही थी। प्लीज रिस्पॉन्ड आयशा साहबा। जी चला, देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे जो भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बात की, कहते हैं कि प्रोपेगेंडा सेल तो बात ये कि बैठ के प्रोपेगेंडा चलाते हैं, तो इनको तो सेल की जरूरत नहीं, इनका तो हर एक बंदा सेल का मेरे ख्याल से हिस्सा ही बना हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने, जिस तरीके से कहते हैं ना कि कहते हैं कि बीमारी के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, एंड दैट येट सियासत कर भी रहे हैं और कह भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। और प्लेटलेट्स पता नहीं अब तो जो किस्म की बातें निकल रही हैं, इनके अपने लोग जो पार्टी छोड़ के इधर से उधर गए हैं और जो बोल रहे हैं कि भी प्लेटलेट्स पता नहीं वो खून किस चीज का था और कैसे नहीं था। खान साहब ने कभी भी नहीं कहा कि मैंने मुल्क से बाहर जाना है। अगर वो मुल्क से जाना चाहते तो उनको ऑफर्स बहुत हुई थी, बट ही नेवर वांटेड टू गो अब्रॉड। वो ना बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, ना बाहर जाना चाहते हैं और ना डील करना चाहते हैं। ये जो सारा टोपी ड्रामा है, ये क्रेडिट प्लीज
प्लीज PMLN इस बात की खुशफहमी में ना रहे कि कोई चीज उनके हाथ में या कोई चीज कुछ कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं तो अभी भी कहती हूँ ये ना इनके हाथ में है। ये जो खुद बैठे हैं, लूली लंगड़ी हुकूमत इनकी बैठी हुई है, ये तो अपनी हुकूमत अपनी सीटें नहीं जीत सकते थे, ये किसी को क्या बाहर भेजेंगे और क्या किसी को बाहर से लेकर आएंगे। सिंपल सी बात है, इमरान खान, हमारा इतना ट्रस्ट डेफिसिट है तलहा, इन लोगों के ऊपर कोई हमारा एतबार नहीं है, इन लोगों के ऊपर हमारा नहीं है ट्रस्ट, ना पीटीआई आपके अपनों का। आयशा मैडम सॉरी टू इंटरप्ट, आपके अपनों का आपके ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं। लेट मी फिनिश, फिर आप उसके ऊपर बेशक कमेंट करें, फिर मैं आपको बात करूं। मुझे दरमियान में बात भूल जाती है, कोविड के बाद मुझे बात भूल जाती है दरमियान में, आई एम सॉरी। सो द थिंग इज के बात ये है कि अगर खान साहब की फैमिली, देखिए उनका हक है, वो कहते हैं कि जी प्रोपेगेंडा था 3 महीने से, तो किसी ने उनको नहीं रोका। भाई उनकी हाथ अगर आंख इस हालत तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं तो कहते हैं ना कि कोताही तो हुई है ना। अब ये कह रहे हैं कि जी कोताही तो हुई नहीं है। बात यह है कि झूठ बोलना, ये बातें करना, ये मुनासिब नहीं है इतनी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आयशा साहब आपसे, ये मुनासिब नहीं है, किसी की बीमारी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जरदारी साहब जो है 10%, अगर वो जेल में बैठे थे करप्शन की वजह से बैठे थे, अगर वो जेल में बैठे हुए थे जिस किस्म की बदमाशियां उन्होंने की है, जिस किस्म के लोगों के साथ उन्होंने जातियां की, उस वजह से बैठे थे। जरदारी ने जिसने किक बैक्स लिए उसकी वजह से बैठा हुआ। मेरा एक सवाल आपसे आयशा साहब, मेरा एक सवाल आपसे, शाह महमूद कुरैशी साहब, खान साहब के ऊपर कौन सा केस है जो अभी तक उनकी कन्विक्शन हुई है? सब ट्रायल चल रहे हैं, अभी तक सब केसेस में बरी हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक। आयशा साहब, फॉरगेट दिस सब्जेक्ट कि वो मुल्जिम है या मुजरिम है। सिंपल सी बात है, एक प्रिजन मैनुअल के हिसाब से एक कैदी को इजाजत है, अलाउड है उनकी फैमिली से। मेरा एक छोटा सवाल है आयशा साहब, दे रहे हैं कोर्ट ऑर्डर की, ये लोग इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अदालतें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इनकी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। कोर्ट ऑर्डर जो आया है, क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये शिकवा है, महमूद मौलवी साहब से उनकी मुलाकात हुई, वो कहते हैं मैं भी तो पार्टी का वाइस चेयरमैन हूं, मेरे पास इतना सियासी एक्सपीरियंस है, मुझसे कोई मशवरा करने क्यों नहीं आता? डोंट यू थिंक शाह महमूद कुरैशी जैसे लॉयल पीटीआई के वाइस चेयरमैन के साथ भी आपकी लीडरशिप को मशवरा करना चाहिए? आयशा साहब, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन देखिए उनको बाहर की डायनामिक्स तो उनको भी नहीं पता ना, वो भी तो जेल में है, उनको क्या पता है बाहर की डायनामिक्स क्या है, बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या नहीं हो रहा। क्या वो डेली बेसिस पे बैठ के तो आपका मुझे बता दें, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या आपके फैक्ट्स बता रहा है? न्यूज़पेपर आपकी हकीकत बता रहा है? आपका जो जर्नलिस्ट मुंह खोलता है उसको उठा के बाहर बेचारे को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जो जर्नलिस्ट जिसने मुंह खोला हुआ है उनकी नौकरियां चली गई हैं। मुझे आप बता दें आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल क्या रहा होता है, दुनिया में क्या चल रहा होता है, मुल्क में क्या चल रहा होता है? किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी ये कवर किया है कि 150 फैक्ट्रियां क्यों बंद हुई पंजाब में? किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी चैनल पे ये आया है कि 1.5 लाख लोग पंजाब में बेरोजगार हो गए हैं कोई 1 महीने के? मैं रोज अपने प्रोग्राम में ये कहता जरूर हूं आयशा साहबा कि मुल्क में 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी है, डीजल महंगा हो गया है। बिल्कुल, इज समवन टॉकिंग अबाउट इट? क्योंकि आप हर एक बंदा जो मुंह खोलने की, तला साहब आप भी मुंह खोलेंगे ना, आपको भी आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच आयशा बानो साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच अली गौर महमूद मौलवी साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त के लिए। प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान के लिए दुआ करूंगा, या अल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर कर, हमारे हुक्मरानों को ताकत दे के वो बेहतर कानून साजी और फैसला साजी करके हमारे मुल्क को बेहतर बना सकें। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अल्लाह।